नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम UGC NT NET पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो यह कक्षा इस कोर्स की आज यह कक्षा संख्या 31 है। तो इस कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने अपनी स्वनिम की जो चर्चा शुरू की थी उसको जारी रखा था। उसमें खंडेतर स्वनिम के बारे में हमने बात की थी और वहाँ पे हमने देखा था बलाघात के बारे में कि बलाघात क्या है। उसके बाद दीर्घता या मात्रा भी हम उसको बोलते हैं, वो गुण देखा था खंडेतर स्वनिम का। उसके बाद अनुनासिकता के बारे में चर्चा किया था हमने। तो ये सब खंडेतर स्वनिम है, यानी कि इसको आप अलग नहीं रख सकते, स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो खंड स्वनिम होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं और उनके आप कहीं स्वतंत्र रूप से दिखा नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी। अनुनासिकता के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। दीर्घता के बारे में हमने ये देखा था कि हर जो ध्वनि होती है उसको अगर थोड़ा देर तक बोले, यानी जहाँ एक मात्रा का समय लगता हो वहाँ हम अगर 2 मात्रा का समय लगाएं तो हमारी वो दीर्घ ध्वनि हो जाती है, उसको दीर्घता कहते हैं। और उसने देखा था कि उस वजह से अर्थ में परिवर्तन भी आता है। बलाघात के बारे में हमने देखा था कि शब्दों के बीच में वर्णों पर अगर अलग अलग जोड़ दिया जाए तो उसको बलाघात कहते हैं। हिंदी में उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये होता है कि उच्चारण की जो स्वाभाविकता है वो थोड़ी प्रभावित होती है। उससे ये पता चल सकता है कि आप उच्चारण सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बाकी अर्थ में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अभी हमारे खंडेतर स्वनिम में 2 चीज़ें और हैं। एक सुर वाला पॉइंट हमें देखना है और एक है संगम या संहिता। तो वो दोनों आज देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चौथा हमारा जो खंडेतर स्वनिम है वो है सुर, और इसी में आ जाता है तान, अनुतान। ठीक है, सुर आपने संगीत में ज़्यादा ये सुना होगा ना कि तुम्हारा सुर थोड़ा यहाँ ऊंचा जा रहा है, यहाँ सुर तुम्हारा नीचे है। तो वही बात है कि मतलब ध्वनियों का उच्चारण आप करेंगे उतार चढ़ाव के साथ, कहीं थोड़ा चढ़ा के मतलब ऊंचा टोन में, फिर उसको थोड़ा कम टोन में। ये आप इजीली समझ सकते हो। हिंदी गाने वगैरह अगर सुनते होगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सुर ऊंचा लगा है, यहाँ सुर नीचा लगा है। तो वही बात है, वही है ये सुर। तान क्या है, अगर ये चीज़ शब्द के स्तर पे होगी तो उसको तान कहते हैं। ठीक है, कि शब्द पे आप केवल एक शब्द पे ऊंचा या नीचा कर रहे हो तो तान हो जाएगा। पूरे वाक्य पे करोगे तो वो अनुतान हो जाएगा। यानी सुर एक शब्द है, सुर अगर शब्द पे लगे तो तान, वाक्य पे लगे तो अनुतान। तो तान पे जो है ना हिंदी में से ज़्यादा, जैसे बलाघात था या वहाँ क्या था कि हम वर्ण के मध्य में, मतलब शब्दों के मध्य में वर्ण पर अलग जोड़ दे रहे थे ना। यहाँ पूरे शब्द की बात हो रही है कि पूरे शब्द पर अगर आप जोड़ दोगे तो हो सकता है अंतर कुछ आ जाए। तो अगर वो शब्द एक वाक्य की तरह हो, ठीक है, तब तो अंतर आएगा। नहीं तो जनरली शब्द पे जोड़ देने या ना देने से, सुर में चेंज करने से हिंदी में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता। वाक्य में फ़र्क आता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि आओ, ठीक है, आओ एक शब्द हो गया। अब देखो, एक मतलब टीचर है, वो छोटे बच्चे को बुला रहे हैं, अपना हाथ ऐसे आगे करके और उसको हाथ दिखाते हुए प्यार से बुला रहे हैं आओ। तो हो सकता है उसको प्यार से बुला रहे हो, ठीक है। अब उस बच्चे ने कुछ बदमाशी की और वो हाथ में छड़ी लिए हुए हैं और उसको बुला रहे हैं आओ। तो वो समझ रहा हूँ, वो थोड़ा टोन चेंज हो गया। अब समझ गया कि यहाँ कुछ अलग बात हो गई। तो एक ही शब्द है आओ, लेकिन उस पर अलग अलग थोड़ा उसका सुर चेंज करने पे अर्थ अलग हो जा रहा है। तो लेकिन ये आओ एक शब्द नहीं है, ये पूरा एक वाक्य है। तो वाक्य के रूप में हो तो बात सही है, लेकिन जनरली शब्द पे परिवर्तन करके आप हिंदी में कोई अलग से अर्थ नहीं निकाल सकते। वाक्य पे निकाल सकते हो। जैसे आप मान लो कोई आ रहा है तो आप बोल रहे हो कि राम आ रहा है, ठीक है, राम सामने से आ रहा है, आपने किसी बगल में बैठा है उससे बोल दिया कि राम आ रहा है, एक सामान्य वाक्य हो गया। अब आपको पता है कि
राम विदेश जाने वाला था, वो तो इस मीटिंग में पहुंचेगा नहीं। फिर किसी ने बताया आपको कि राम आ रहा है, तो आप बोलोगे राम आ रहा है, वहाँ थोड़ा आश्चर्य हो जाएगा कि भाई राम तो जाने वाला था विदेश, राम आ कैसे रहा है। तो वहाँ आप आश्चर्य से पूछोगे राम आ रहा है, मतलब वाक्य वही है, लेकिन थोड़ा सा आपने सुर में फेरबदल करके ना उसमें आश्चर्य का भाव ला दिया। और ये वाक्य वाला जो है ना, वो हर भाषा में पाया जाता है, लगभग दुनिया की हर भाषा में, कि सुर चेंज करके अर्थ बदल दिए जाते हैं। तो वो अपने हिंदी में भी है। शब्द के स्तर पर ऐसे हिंदी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते आप, सुर में चेंज करके बहुत कुछ अंतर शब्द के स्तर पे नहीं कर सकते, वाक्य के स्तर पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सुर, सुर क्या हो गया कि शब्दों के उच्चारण में हम हमेशा शब्दों का उच्चारण, ऐसे लिखो, शब्दों का उच्चारण हम हमेशा एक समान न करके उतार चढ़ाव के साथ करते हैं। के साथ करते हैं, यही क्या है, यही सुर है। ठीक है, अब इसके लिए टर्म यूज होता है, अगर उतार होगा तो उसको अवरोह बोलते हैं। ठीक है, अवरोह, और चढ़ाव होगा तो आरोह। वह उससे भी समझ सकते हो, आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा होगा ना हमने गणित में, बहुत बेसिक में। तो आरोही होता है बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम, तो वही है, उतार अवरोह है, चढ़ाव आरोह है। ठीक है, आरोही नहीं आरोह, सॉरी इसको मैंने आरोही लिख दिया था, आरोह। ठीक है, अब यही चीज़ अगर यही मतलब उतार चढ़ाव पूरे एक केवल शब्द पे हो तो तान कहा जाएगा, पूरे वाक्य पे हो तो अनुतान कहा जाएगा। तो इसको भी लिख लो आप, तान शब्दों के स्तर पे शब्दों के स्तर पर सुर भेद को तान कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या है ना कि हिंदी में प्रायः शब्द के स्तर पर सुर परिवर्तन करके अर्थ में अंतर, हिंदी में प्रायः शब्द के स्तर पर सुर परिवर्तन करके अर्थ में अंतर कर पाना अंतर कर पाना संभव नहीं हो पाता। मतलब समझ रहे हो ना इस चीज़ को, कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं देखा जाता कि आप सुर के स्तर पे कुछ, शब्द के स्तर पे सुर परिवर्तन करके आप कुछ अर्थ में अंतर कर दो, ऐसा हिंदी में प्रायः देखने को नहीं मिलता। कुछ भाषाओं में है, और एक उदाहरण देख लो आप, जो कि बुक्स में देखने को मिलता है प्रायः चीनी भाषा में। चीनी भाषा में एक शब्द है माँ, शब्द को अलग अलग
सुर में बोलने से चार अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से? तो एक तो माँ निकल जाता है, घोड़ा, दोस्त निकालना, और पटुआ। ठीक है, ये अपना पर्स हो गया। तो इस तरह से ना ये शब्द को सुर में, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि वो लोग कैसे बोलते होंगे चीनी भाषा में इसको, लेकिन जैसे मान के चलो अब जैसे माँ हो गया, माँ, ठीक है, तो मतलब यही सुर का परिवर्तन करके एक ही शब्द में, और वो चार अर्थ निकाल लेते हैं। तो कुछ भाषाओं में ये पाया जाता है, लेकिन बहुत कम भाषाओं में, ये व्यापक तौर पे नहीं होता है, तान वाली बात। ठीक है, सुर परिवर्तन करोगे वो भी ना, हिंदी में भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा उसके अर्थ में। तो शब्द के स्तर पर ऐसा नहीं पाया जाता। हाँ, अनुतान जो है अपना वाक्य के स्तर पे, इसमें अंतर होता है, और ये दुनिया की लगभग हर भाषा में है। तो इसको आगे देखते हैं। अनुतान अनुतान क्या है? वाक्य के स्तर पर सुर भेद को अनुतान कहा जाता है। और ये चीज़ तो होता है हिंदी हो या फिर अन्य भाषाओं में, जैसे वह आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सामान्य वाक्य, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इसी में आप अलग अलग सुर भेद करके अलग अलग अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर आश्चर्य प्रकट करना हो, तो अगर आश्चर्य प्रकट करना हो तो आप कैसे बोलोगे? अब एक तो सामान्य वाक्य हो गया, वह आ रहा है। अब मान लो उसको नहीं आना था, फिर भी आप बोल रहे हो वह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। और अगर किसी का आना था और वो अभी तक नहीं पहुँचा, और आप प्रश्न के रूप में पूछोगे वह आ रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? प्रश्न सूचक। तो ये हो जाएगा वह आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया कि एक ही वाक्य है, लेकिन उसको अलग अलग सुर में बोल के अलग अलग अर्थ निकाला। और ये केवल हिंदी की बात नहीं है, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उसमें आप ये चीज़ देख सकते हो, ये गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सुरतान और अनुतान। हमारा जो लास्ट खंडेतर स्वनिम है, पांचवा, वो है संगम, या इसको आप संहिता भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो संगम या संहिता नाम से लग रहा है कि संगम यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे हमने बालाघाट में देखा था ना कि शब्द हैं और उनके बीच में कहीं आप अलग अलग वर्णों पे अलग अलग जोड़ दे के बोल रहे हो, और उससे क्या हो रहा है कि अर्थ तो नहीं बदल पा रहा है, लेकिन उससे ये हो जा रहा है कि उच्चारण की स्वाभाविकता प्रभावित हो रही है। उसी से मिलता जुलता ये है थोड़ा। ठीक है, संगम ऐसे ही था, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आपने जहाँ उच्चारण जोड़ देना था वहाँ ना देके, मतलब जहाँ रुकना था वहाँ ना रुक के आप कहीं और रुक गए,
वहाँ जोड़ देने की बात थी, यहाँ क्या है, रुकने की बात है कि शब्द के ही मध्य में, एक ही शब्द है, उसकी दो ध्वनियों के मध्य में आप क्या करोगे कि जहाँ रुकना था ना वहाँ ना रुके और अलग जगह रुक गए। ठीक है, कि यहाँ पे हमें विराम लेना था लेकिन आपने विराम नहीं लिया और एक साथ बोल दिया, तो इससे शब्द मतलब अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे देखो कंबल, ठीक है, अगर इसको बोलोगे एक साथ बोलोगे कंबल, तो इससे क्या हो जाएगा, उड़ने वाले कंबल की बात हो जाएगी। अगर इसको ऐसे बोलोगे कि कम बल, मतलब बल जो है वो कम है, तो आपने क्या किया, म और ब जो दो ध्वनियाँ है ना, इनके मध्य में थोड़ा सा अगर विराम ले लिया तो वहाँ अर्थ दूसरा हो गया, और अगर एक साथ बोल दिया तो वहाँ उड़ने वाला कंबल हो गया। तो यही चीज़ है संहिता या संगम, कि दो ध्वनियों के मध्य, शब्द के मध्य में किन्हीं दो ध्वनियों के बीच जो आप विराम लेते हो ना, क्षणिक विराम, वो विराम कितना है, एक साथ है या बिल्कुल नहीं है या कितना है, उसके आधार पे हमारा अर्थ तय होता है। तो वही चीज़ है संगम या संहिता। तो इसको लिख लो, शब्दों के मध्य में किन्हीं दो ध्वनियों के मध्य क्षणिक विराम को संगम या संहिता कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल बताया, मान लो हमारे पास दो शब्द हैं कम और बल। ठीक है, तो अगर एक साथ बोलोगे तो मुझे, जैसे मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, एक कंबल चाहिए। ठीक है, तो इसमें वो कैसे बोलना पड़ेगा, एक साथ, विराम ज़्यादा नहीं लेना है, मुझे कंबल चाहिए, कंबल एक साथ बोलोगे। वहीं अगर दूसरा अर्थ, वह कमजोर है, उसमें बहुत कम बल है। यहाँ का क्या हुआ, कम और बल के बीच में आपने थोड़ा विराम दिया। ठीक है, अब उसको बोलते हैं कि उसमें बहुत कम बल है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना, आपको वहाँ विराम देना पड़ेगा, उसमें बहुत कम बल है। ठीक है, तो ये ऐसे है कि दो ध्वनि रहेंगी, उनके मध्य में आप जो विराम लोगे ना, वो विराम संगम या संहिता कहते हैं, और इससे अर्थ में परिवर्तन आता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे जैसे देखो ध्वनि हो गई दो और ना, एक तो दोना एक साथ बोलोगे, दोना क्या बोलते हैं, वो दोना भर के जो मिठाई नहीं लेते हैं रखने का, दोना, तो उसको कैसे बोलोगे, मुझे एक दोना मिठाई चाहिए। ठीक है, एक दोना भर के मुझे मिठाई चाहिए। और एक ऐसे बोल सकते हो कि मुझे भी मिठाई दो ना। ठीक है, एक रिक्वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या किया आपने, एक बार जोड़ के बोल दिया, विराम नहीं लिया, तो वहाँ अर्थ दूसरा हो गया, और थोड़ा सा विराम ले लिया तो अर्थ दूसरा हो गया। तो यही है संगम या संहिता। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो ये अपनी आज दो खंडेतर स्वनिम बची हुई थी, इसको हमने देख लिया, और खंडेतर स्वनिम की चर्चा यहीं तक है।
अब स्वनिम में जो एक दो और टर्म है उसको देख लेते हैं, फिर अपने आज वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक दो टर्म है, उस टर्म को देख लेते हैं। ठीक है, एक है परिपूरक वितरण। तो परिपूरक वितरण क्या है? जैसे जो स्वनिम है, स्वनिम मतलब जब भी नॉर्मल स्वनिम बोल रहा हूँ मैं, खंडितर स्वनिम की बात अलग हुई, नॉर्मल स्वनिम बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना ध्वनि की बात हो रही है, अ से लेके औ तक और क से लेके ह तक, ह तक। तो ये जो अपने स्वनिम है, इनका क्या होता है कि अलग अलग जगह पे कुछ रूप बदल के प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो उच्छिप्त व्यंजन पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था ना, ढ़ और ढ, ढ। तो ये बेसिकली है क्या, अपने जो हिंदी की ये अपनी विकसित की हुई ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो ये ड का ही एक रूप है और ये ढ का ही एक रूप है। ठीक है, आप देखना, इस जगह पे ध्यान देना, कहाँ आता है। जैसे लिखोगे लड़का, ठीक है, लड़की, लकड़ी, घोड़ा। तो एक चीज आप ध्यान देना कि या तो शब्द के मध्य में या लास्ट में, ये ध्वनि कभी भी पहले नहीं आएगी। पहले आएगा तो ड के रूप में रहेगा, डमरू, ठीक है, डाल, ठीक है, डालना, ठीक है। तो अगर शब्द के आरंभ में है तो वो ड रहेगा, लेकिन एक बीच में और लास्ट में आएगा तो वो ड़ रूप में आएगा। तो ये क्या है, इसी ड का एक रूप है। तो ऐसे स्वनिम ना कि जो एक वातावरण में किसी और रूप में उच्चारित होते हैं और दूसरे वातावरण में, यानी कि अगर वो मध्य में अंत में जाए तो दूसरे रूप में उच्चारित हों, इस चीज को हम कहते हैं परिपूरक वितरण। वितरण मतलब बांटना, ठीक है, अलग अलग जगह बट रहा है। और परिपूरक मतलब उसी को पूरा कर रहा है। परिपूर्ण मतलब परिपूरण मतलब क्या होता है कि उसकी उसकी पूर्ति करना। तो परिपूरण कर रहा है, वही ध्वनि है लेकिन अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग तरीके में व्यवहृत हो रही है। तो इसी चीज को परिपूरक वितरण कहते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है समझने के लिए परिपूरक वितरण का। ठीक है, इसी तरह ढ का भी आप खुद से करके देखना कि कहाँ ढ होता है, कहाँ ढ होता है, ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि ढ से ही विकसित हुई एक तरह की ध्वनि है ये। तो अब इसको तो एक बार लिख लेते हैं, ये अभी आएगा, इसका एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा आपको। देखो, परिपूरक वितरण का तात्पर्य उस स्थिति से है जहां एक स्वनिम का उच्चारण किसी एक वातावरण में एक उच्चारित रूप होता है
एक उच्चारित रूप होता है और दूसरे वातावरण में दूसरा उच्चारित रूप। ठीक है, एक वातावरण में उसका उच्चारित रूप अलग होगा और दूसरे वातावरण में उसका उच्चारित रूप दूसरा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या देखा, यही ड, ड वाला और ड़। ठीक है, अब देखो इसको लिखते कहते हैं कैसे हैं। अब ये जो अलग अलग रूप होते हैं ना, इन रूपों का ये भी लिख लो, पहले ये लिख लो फिर एग्जाम्पल देखेंगे। स्वनिम के इन विभिन्न रूपों को, कि एक वातावरण में एक रूप आया, दूसरा वातावरण में दूसरा रूप आया, तो इन विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं हम, स्वन। स्वन मतलब समझो, स्वन मतलब स्वन के समान, उसी के मिलता जुलता। ठीक है, तो जब भी लिखेंगे ना तो देखो स्वनिम को कैसे लिखते हैं। स्वनिम को आप लिखोगे ना तो ऐसे तिरछे वाले में लिखोगे। ठीक है, और सम स्वन को कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे ऐसे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, यानी कि जैसे ड की बात हमने की ना, ड हमारा एक स्वनिम हो गया ड, तो ड ऐसे। अब इसके समस्वन कौन कौन से हुए, एक तो खुद ड हो गया। ठीक है, और एक क्या हो गया, ये ड़। तो एक कब आता है, शब्दारंभ, या कभी कभी आप इसको देखोगे व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ में जैसे कि मतलब मैंने बताया ना, डमरू, दाल। ठीक है, अब देखो कभी कभी ऐसे जो संयुक्त व्यंजन टाइप में भी है ये ड चलता है। ठीक है, अड्डा, तो यही कह रहा हूँ व्यंजन गुच्छ, मतलब एक तरह से समझ लो कि आप बुढ़ा, संयुक्त व्यंजन टाइप में भी ये ड आता है। लेकिन ये कहाँ, तो शब्दों के मध्य में या शब्दांत में। और आप देख रहे हो कि फिर इसका उच्चारण बदल जा रहा है, ड़ हो जा रहा है, कि जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा। ठीक है, झगड़ा, झगड़ा तगड़ा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो अब समझ गए होंगे परिपूरक वितरण क्या हुआ है। अब ये टर्म आपको तंग नहीं करेगा। समस्वन क्या है, ये भी एक टर्म हो गया। समस्वन आपने देख लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझ लिया इसको। ठीक है, अब एक और टर्म कभी कभी आपको मिल जाएगा, उपस्वन। तो समस्वन और उपस्वन में, मतलब समस्वन लगभग वो रूप हो गया, उपस्वन की स्वनिम, एक तो स्वनिम हो गया कि जैसे क है, तो अब हमेशा क ध्वनि तो प्रयोग नहीं होगी, उसका एक व्यवहारित रूप होता है ना कि व्यवहार में कौन उसका रूप प्रयोग हो रहा है। कहीं का होगा, कहीं की होगा, जो मात्रा के साथ जोड़ के बोली जाएगी। मेन स्वनिम तो कहीं है, लेकिन उसका जो व्यवहार में आने वाला रूप है उसको हम उपस्वन कहते हैं। तो ऐसे लिख लो इसको, एक टर्म और
उपस्वन तो ये क्या है, स्वनिम का व्यवहारित रूप, यानी कि जो व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। क जो ध्वनि है, क स्वनिम है, तो क तो प्रयोग नहीं होता ना, क के साथ अ जोड़ के क, आ जोड़ के का, ठीक है। तो अगर क स्वनिम हुआ, ठीक है, तो ये जो है ना का, की, कु, कु, तो ये जो है ना, ये सब ये इसके क्या हुए, उपस्वन, ठीक है। तो ये हो गया। देखो उपस्वन, अब क्या बोलते हैं, ये जो स्वनिम और उपस्वन है ना, इनको लेकर नए नए विचार हैं संरचनावादी दृष्टिकोण से, और बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। तो उनमें अगर बहुत हम डीप जाएंगे ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास चली जाएगी। बहुत सारे विवाद भी हैं कि किसको उपस्वन माना जाए ना माना जाए, तो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है उस पर हम करेंगे। बाकी अलग से मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा ये पूरे चीज़ को समझने के लिए। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, क्या विवाद हैं, क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन से लोगों ने क्या थॉट दी इस पर, तो इसके लिए एक अलग से विस्तार में वीडियो बनाऊंगा, वो जो केवल आपके मतलब नेट एग्जाम के लिए नहीं है, अपने समझ विकसित करने के लिए, तो वो आप देख लेना। सॉरी। तो वो चीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, मैं जब अपलोड करूँगा तो बता दूंगा आपको। तो आज अपनी ये स्वनिम की चर्चा पूरी हुई, और साथ ही वर्ण विचार ये टॉपिक हमारा तो मैं कह रहा था कि स्वनिम का जो टॉपिक हमारा ये आज पूरा हुआ, और इसके साथ ही वर्ण विचार का जो हमारा टॉपिक था ये आज पूरा हुआ। अब इसके बाद हम शब्द विचार, मतलब तो मैंने कहा था ना कि जब भी हम भाषिक सूत्र पढ़ेंगे तो वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल से शब्द के ऊपर हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ नियमित तौर पर इसके कक्षा में। और हम जरूर क्लियर करेंगे अपने नेट का एग्ज़ाम जो दिसंबर 2026 का है। जून में भी जो लोग दे रहे हैं वो भी चाहे तो कक्षाएं देखें, ज़रूर हेल्प मिलेगी उनको। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।